तो आज साइंस में फिजिक्स में जो है प्रकाश चैप्टर प्रकाश को कवर करेंगे। इसके अलावा उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में जो है ध्वनि को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में जो है आपको हम ऊष्मा कवर कराएंगे, जिसमें हीट को कवर करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 में जो है मात्रक को कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश। तो इसको जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको केमिस्ट्री चाहिए या नहीं चाहिए, तो केमिस्ट्री का भी आपको हम कवर करा देंगे। और जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। सही बात है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहा जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे फोटोन कहा जाता है। प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो याद रखेगा यह जो है अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन ध्वनि तरंग पूछेगा तो वह हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग पूछेगा तो वह हो जाएगा अनुदैर्घ्य, लेकिन प्रकाश तरंग पूछेगा तो वह हो जाएगा अनुप्रस्थ। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रकाश तरंग जो किया गया था यह हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। करा कि निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो वह होता है किसमें? तो वह होता है ध्रुवन में। किसमें होता है? ध्रुवन में। करा कि किस घटना के आधार पर जो है प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है? तो वह करता है ध्रुवन। उसके बाद देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो यह सर्वप्रथम जो है मैक्सवेल ने बताया था। प्रकाश एक जो है विद्युत तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, यह किसने बताया था? तो यह बताया था ग्रोमाल्डी ने बताया था। उसके बाद देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रवाह का जो प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। इसी के लिए आइंस्टीन को जो है 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन सी घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? यहाँ पर पूछ रहा है नहीं होती है, तो वह हो जाएगा ध्रुवन। ध्रुवन जो है ध्वनि में नहीं होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से जो है टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद क्या, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे क्या है? तो यह एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग जो है रोमर ने सर्वप्रथम ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है निर्वात में अधिकतम होता है। उसके बाद देखिए, जल, कांच, हीरे में प्रकाश की चाल क्रम होता है। तो जल, कांच, हीरा में जो होता है प्रकाश की चाल, तो वह हो जाएगा जल में कम होता है, उससे ज़्यादा कांच में होता है, उसके बाद हीरा में। यानी जल में सबसे ज़्यादा होता है कांच में, उसके बाद हीरा में। सबसे कम कहाँ हो जाएगा? हीरा में। उसके बाद देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग जो है कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को जो है लगभग लग जाता है 1.3 यानी 1.3 सेकेंड या 1.28 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश जो है धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर पहुंचने में 8.18 मिनट का समय लग जाता है। प्रकाश की गति होती है, तो प्रकाश का गति जो होता है किलोमीटर में पूछेगा तो वह हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन मीटर प्रति सेकेंड में पूछेगा तो वह हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, जिसे कोरोना भी बोलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसका अधिकतम समय कितना होता है? तो 460 सेकेंड का समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा बीच में आ जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है। उसके बाद देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है यह अमावस्या के या प्रतिपदा अमावस्या को होता है। उसके बाद देखिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यह जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखेगा कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो यह भी देगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस गुण धर्म के कारण जो है पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो यह भी होगा अपवर्तन के कारण। उसके बाद देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, याद रखेगा कि प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा, यानी कि संघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो संघन माध्यम में जाएगा तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा।
उसके बाद देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। हीरे से कांच में जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में ही इंद्रधनुष बनता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि मृग तृष्णा, मृग तृष्णा उदाहरण है, तो मृग तृष्णा जो उदाहरण है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं, तो एंडोस्कोपी किस पर आधारित होता है, तो एंडोस्कोपी जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, प्रकाशीय तंतु में जो है कह रहा है कि किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, वह किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जा सकता है, कह रहा है सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो, तो यदि प्रकाश जो है कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, चटका हुआ कांच जो है चटकीला प्रतीत होता है, यह किस कारण से होता है, तो यह जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा कि इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है परिकिरणन के कारण। वायुमंडल में जो है प्रकाश का या प्रकाश के विसरण का कारण है, तो वायुमंडल में जो है प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण। क्या हो जाएगा, धूलकण। ये अंतरिक्ष यात्री को जो है बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो ये अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश बाह्य आकाश जो है दिखाई देता है वह काला। उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होना क्यों होता है, तो क्योंकि जो है लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, इसी कारण जो है यह लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है अधिक होता है, तो इंद्रधनुष में किसका यानी किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो वह हो जाएगा बैंगनी रंग का। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, सूखा बालू जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है, तो यह होता है किसके कारण ऐसा होता है, तो यह जो होता है इसका कारण है परावर्तन। उसके बाद देखिए साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है, तो यह परिघटना का कारण है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का यह कारण होता है। कार में जो है दृश्य लोवकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है उत्तल दर्पण का, यानी कि पास से दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार का लेंस का या दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है उत्तल दर्पण का। मोटर कारों में पास दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो पास दर्शन के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, तो दांत के डॉक्टर का दर्पण जो होता है वह होता है अवतल दर्पण। कार की हेडलाइट, अगर कार का हेडलाइट पूछेगा तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है हो जाएगा पैरेलल कार या अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वह किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो मानव के आँख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा अनंत। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो वह हो जाएगा अनंत। 2 समतल दर्पणों को जो है 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो वह बन जाएगा 3। करा कि 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, सही बात है। उसके मध्य में एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो वह बनेगा 3। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनंत है उसके बीच जो है खड़ा हो, तब उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो 60 डिग्री में जो है याद रखेगा कितना हो जाएगा, तो 5 प्रतिबिंब बन जाएगा। अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है, तो यह करता है कि किरणें जो है एकत्रित कर देता है। अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है, तो अपसारी लेंस क्या करेगा, यह किरणों को फैलाता है। अपसारी पूछेगा तो वह किरणों को फैलाता है, जबकि अभिसारी लेंस जो है वह किरणों को एकत्रित करता है। उसके बाद देखिए वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो वायु का बुलबुला जो है यह किस तरह से व्यवहार करता है, तो यह करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो जल के अंदर पूछेगा तो वह हो जाएगा अपसारी लेंस के जैसा यह व्यवहार करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे का क्षमता होता है 0 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसका क्षमता क्या होता है, तो एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता जो है घट जाती है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो है विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है।
श्वेत प्रकाश कितने रंगों को मिलाकर बनता है? तो वह मिलता है 7 रंगों को मिलने से जो है श्वेत रंग का प्रकाश निकलता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण में जो है सबसे अधिक विचलित हो जाता है। तो कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है? तो वह होता है बैगनी। लेकिन पूछेगा सबसे कम कौन होता है? तो वह हो जाएगा लाल। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो अभी बताएं क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा लाल। उसके बाद देखिए प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग जो है वह हो जाएगा लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को जो है प्राथमिक रंग कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है? तो वह हो जाएगा किसका? तो बैगनी का। कह रहा है कि किस में यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम पूछेगा तो वह हो जाएगा लाल का, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम पूछेगा तो वह हो जाएगा बैगनी का। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। तो अगर हरा विद्युत बल्ब लगा हुआ है और लाल वस्तु को देखेंगे तो वह दिखेगा काला। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, यानी कि लाल कांच है अगर उसे अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा? तो वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग हैं? तो सूर्य की किरण में जो है 7 रंग है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर या पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? अगर वायुमंडल ना होगा तो पृथ्वी से आकाश जो है काला दिखाई देगा। क्या हो जाएगा? काला। जब प्रकाश के लाल हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है? तो परिणामी रंग जो है वह हो जाएगा सफ़ेद। उसके बाद देखिए फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग जो है आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आँख की रेटिना की तरह कार्य करेगा वह करेगा फिल्म। उसके बाद है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो है प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है? कह रहा कि मानव की आंख जो है वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है? तो क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा रेटिना पर। दृष्टिपटल जिसे रेटिना कहते हैं। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होता है। आँख के किस भाग द्वारा आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा निरंतर होती है? तो आँख के किस भाग द्वारा जो है आँखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा निरंतर होती है? तो वह होता है आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी दान दिया जाता है? तो वह दिया जाता है कॉर्निया को। किसको? कॉर्निया को। यानी नेत्रदान में जो है आँख का किस भाग को जो है दान में दिया जाता है? तो वह दिया जाता है कॉर्निया को। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में जो है कौन सा दोष है? यानी कि दूर की वस्तु को नहीं देखेगा तो उसमें हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें जो है निकट की वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसे दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष रहेगा वह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, यानी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी और दूर की वस्तु तो दिखाई उसे देगा। दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति यानी पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए वर्णधत्ता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो वर्णधत्ता को जो है इसमें कोई लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वर्णधत्ता रोग जो है यह एक आनुवांशिक रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए जो उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है बाइफोकल लेंस का। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो अबिंदुकता के उपचार के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है बेलनाकार लेंस का। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से जो है वह निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि से पीड़ित है? तो अगर जो है एक आदमी जो है 10 मीटर से अधिक दूरी को नहीं देख पाता है तो 10 मीटर की दूरी जो है अधिक नहीं देख पाता उसे मायोपिया से पीड़ित है। किससे है? तो मायोपिया। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किससे दोष है, यानी किस दोष से पीड़ित है? तो वह हो जाएगा दूरदृष्टि से। किससे? दूरदृष्टि, यानी उसे नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो वह किससे पीड़ित हो जाएगा? दूरदृष्टि से। लेकिन उसे जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो वह निकट दृष्टि दोष हो जाएगा जिसे मायोपिया कहते हैं। दूरबीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 है कि दूरबीन क्या है? तो दूरबीन दूर की वस्तु देखी जा सकती है उसे ही दूरबीन कहते हैं। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है
दूरदर्शिका। कह रहा है कि दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए जो है किस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है दूरदर्शिका। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो साबुन का जो बुलबुला रंग होता है वह होता है व्यक्तिकरण के कारण चमकीला दिखाई देता है। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है, पानी से भरा जो तालाब रहता है वह कम गहराई दिखाई देता है, वह अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तारे टिमटिमाते हैं, तो तारा जो है टिमटिमाता है, यह किस कारण से दिखाई देता है, तो वह देता है अपवर्तन के कारण। प्रकाश के कांचों में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो वह कर सकता है कौन, पुरुष कांच। उसके बाद देखिए प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो पौधे के द्वारा जो है तीव्र अवशोषण किया जाएगा वह नीला और लाल का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस में उत्तम ऊर्जा होती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा जो होगा वह होगा नीला प्रकाश में। किस में हो जाएगा, नीला प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो प्रकाश का गति जो है सबसे कम हो जाएगा वह कांच में हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो वह निर्वात में अधिक हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे अधिक हो जाएगा निर्वात में, जबकि कांच में सबसे कम हो जाएगा। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके पास क्या है, तो तारे का रंग से पता चलता है उसके ताप से। उसके बाद देखिए आइंस्टीन के जो है E = mc² समीकरण में जो है C घटक होता है, तो C किसका घटक होता है, तो यह प्रकाश के वेग को दर्शाता है। सोडियम वाष्प लैंप यानी पराह या सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो है यह चमकदार रोशनी देता है, इसी कारण जो है सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए पीले रंग का पूरक रंग है, पीले रंग का पूरक रंग है, तो पीले रंग का पूरक रंग है नीला। अंतर्दर्शीय क्या है, तो अंतर्दर्शीय क्या हो जाएगा, यह आहार नल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र को जो है अंतर्दर्शीय कहा जाता है या इंडोस्कोप कहा जाता है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं ध्वनि यानी कि साउंड को कवर करेंगे। साउंड में सबसे पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंग की प्राकृतिक होता है यह अनुदैर्घ्य होता है। उसके बाद देखिए अवसरब तरंगे की आवृत्ति होती है, तो अवसरब की तरंग की आवृत्ति जो होता है यह 20 हर्ट्ज से कम होता है। लेकिन प्रासरब तरंगे की आवृत्ति होती है, तो प्रासरब तरंगे की आवृत्ति जो होता है वह हो जाएगा अवसरब देख लिए। उसके बाद प्रासरब तरंगे देखिए, प्रासरब तरंगे की आवृत्ति जो होता है वह होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के अनुप्रस्थ तरंगे होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ नहीं हो जाएगा, अनुदैर्घ्य हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। उसके बाद देखिए प्रासरब तरंगे प्रासरब तरंगे जो है मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, तो नहीं सुना जा सकता है। उसके बाद देखिए प्रासरब तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो प्रासरब तरंगे को जो है सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो गाल्टन ने। किसने किया था, तो गाल्टन ने। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ता है, किस कारण से, तो वह होता है चमगादड़ जो है प्रासरब तरंगे उत्पन्न करता है, इसी कारण वह अंधेरा में उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वह लाया जाता है किस तरंग का, तो वह लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकता है। इससे पहले हम प्रकाश को पढ़ रहे थे कि प्रकाश का चाल जो है सबसे अधिक होगा, तो प्रकाश का सबसे ज़्यादा अधिक चाल होगा निर्वात में, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि को जो है गमन करने के लिए किसी माध्यम की होना आवश्यक है, इसीलिए ठोस में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है किसका प्रयोग, तो किया जाता है प्रासरब तरंगे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितना होता है, तो यह होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिससे मनुष्य जो है इसे सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, तो ध्वनि का वेग का मान सबसे कम हो जाएगा वह हो जाएगा गैस में। वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा वह हो जाएगा तापमान के घटने से वह घटता है, यानी कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो तापमान के घटने से वह भी घटेगा। पराध्वनिक विमान उड़ता है तो ध्वनि की चाल से अधिक उड़ता है। उसके बाद देखिए वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मैक संख्या कहा जाता है। कह रहा है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसे मैक संख्या कहा जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो वह किया जाता है वायुयान के। उसके बाद देखिए डेसिबल क्या है, तो ध्वनि स्तर के समान इकाई को ही डेसिबल कहा जाता है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, तो साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता जो होता है वह होता है 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली प्रतीत होती है, तो मोटी या पतली सुनाई देता है वह त्वरत यानी कि पिच के कारण।
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है, तो महिलाओं की आवाज़ का त्वरत अधिक होने के कारण वह अधिक तीक्ष्ण होती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो वह हो जाएगा कितना, तो वह हो जाएगा 95 डेसिबल से अधिक जो रहता है वह मनुष्य के लिए हानिकारक माना जाता है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है, तो यह हो जाएगा डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, ऐसा क्यों? तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है बातचीत यानी दो व्यक्तियों के बीच जो है बातचीत नहीं सुना जा सकता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। उसके बाद देखिए अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो वह कितना होना चाहिए, तो 16.5 मीटर या 17 मीटर लगभग देगा। उसके बाद देखिए रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो यह किस पर आधारित होता है, तो यह रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित होता है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच के समय अंतराल क्या होना चाहिए, तो वह होना चाहिए 1/10 सेकंड के बराबर होना चाहिए। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो ध्वनि का प्रभाव जो है मानव कान पर जो है 1/10 सेकंड के बराबर रहता है। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो ध्वनि तरंग जो है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो यह हो जाएगा परावर्तन के कारण ऐसा होता है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, तो खड़ा जो है होना चाहिए 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो कार्य करता है परावर्तन पर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाता है, तो सोनार में प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है नौचालकों के द्वारा, यानी कि नौचालकों के द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया था, तो वह किसने किया था, तो वह किया था सेबिन ने। गुंजहीन हॉल का अनुदान काल होता है, तो गुंजहीन हॉल का अनुदान काल जो होता है वह होता है 0 सेकेंड होता है, क्योंकि उसमें जो है अनुदान नहीं होता है। उसके बाद देखिए जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, तो क्योंकि जो है पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुदान के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी कि हम जब रेडियो की घुंडी जो है ये घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, तो यह संभव किस कारण से हो पाता है, तो यह अनुदान के कारण ऐसा हो पाता है। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजाया जाता है तो किस स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देगा, इसका कारण होता है, तो इसका कारण भी क्या होता है, व्यक्तिकरण। कि जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर एक साथ बजाए जाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है व्यक्तिकरण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो किसी ध्वनि के जो आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को जो कहा जाता है वह कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो वह किया जाता है अवरक्त तरंग का। कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होता है, तो ध्वनि के चाल जो है वह सबसे अधिक हो जाएगा लकड़ी में, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार जो है ठोस लकड़ी इसमें दिया हुआ है, तो ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद तरल में हो जाएगा, उसके बाद गैस में हो जाएगा। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, तो शून्य में जो है ध्वनि जो है यह संचरण नहीं कर सकती है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है, तो इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। उसके बाद देखिए एकॉस्टिक विज्ञान है, तो एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। उसके बाद तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर में है उष्मा यानी कि हीट को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु होता है, तो वस्तु को जब गर्म करेंगे तो उसके अणु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब किसी वस्तु को जो है ठंडा किया जाता है तो उसका चाल घट जाएगा। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, सही बात है कि उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य करने में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो इसका प्रमाण जो है सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था, यानी रदरफोर्ड ने दिया था। उसके बाद देखिए उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। निम्न में से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है, तो उष्मा का मात्रक जो है यह ग्रेड सेल्सियस नहीं है, जबकि किलो कैलोरी और जूल ये सब जो है उष्मा का मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप का जो हो जाएगा वह हो जाएगा केल्विन। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी का उष्मा का मान जो होता है वह होता है 4.2 × 10⁻³ जूल के बराबर होता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, तो बर्फ पर जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा।
द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदनशील होती है, ऐसा क्यों? तो द्रव तापमापी की अपेक्षा जो है गैस तापमापी अधिक संवेदनशील होता है। इसका कारण है कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, किसमें? तो वह करता है गैस। उसके बाद देखिए ताप युग तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह जो होता है सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। अत्यधिक ठंडे तापों की माप की जाती है। तो अत्यधिक ठंडे तापों की माप किया जाता है किसके द्वारा? तो वह किया जाता है पूर्ण विकिरण उपतापमापी के द्वारा। उसके बाद देखिए पूर्ण विकिरण उपतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वह होता है स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दूर की वस्तु जैसे कि सूर्य का जो है तापमान किया जाता है या मापा जाता है तो पूर्ण विकिरण उपतापमापी के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद देखिए ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो है अल्कोहल का द्रव्यमान नियंत्रण होता है। अल्कोहल का द्रव्यमान जो है निरंतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान या तापक्रम काम या नापा जा सकता है? तो वह मापा जाता है कितना? तो वह मापा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर को। यानी पायरोमीटर से कितना तापक्रम को मापा जाता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमापी को मापा जाता है। थर्मोकपल जिसे ताप युग्मक बनाया जाता है, तो यह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो दो अदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप जो है पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि पायरोमीटर से जो है उच्च ताप मापन किया जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा समीकरण जो है सही है? तो वह हो जाएगा F-32/9 बराबर C/5। उसके बाद देखिए सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी कि तथा हिमांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक जो होता है वह होता है 100 डिग्री और हिमांक हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो यह होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान में जो है मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। जबकि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापियों के एक ही होगा? तो वह हो जाएगा कितना पर? तो कह रहा है कि तापमान कहता है, कह रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान हो जाएगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप जो हो जाएगा -273 केल्विन। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा कितना? 32 डिग्री हो जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। यह देता है 36.89 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए फ़ारेनहाइट तापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है, तो उबलते पानी का ताप जो हो जाएगा वह हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद देखिए किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? तो किसी मनुष्य के समान तापक्रम जो होता है अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो वह हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो वह हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में पूछेगा तो वह हो जाएगा 310 केल्विन। याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो होता है वह कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में देता है तो 98.6, अभी बताए थे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमाप का पाठ्यांक जो है सेल्सियस तापमाप के पाठ्यांक का दुगना होता है? तो दुगना कब हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस पर। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। कह रहा है कि जब गर्म पानी को जो है मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाने के कारण ऐसा होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी के घनत्व जो है किस तापमान पर अधिकतम होगा? तो वह हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल को 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन जो हो जाएगा पहले घटेगा और फिर बाद में वह बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाता है? साइकिल का ट्यूब जो है अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाता है? तो वह फटता है गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी चौड़ाई पर जो है अव्यवस्थित हो जाती है। उसके बाद है कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु को गर्म किया जाता है या गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो कोटर का आयतन जो है यह बढ़ेगा। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा पाइप में पानी जमने पर यह फैल जाता है। पाइप में पानी जमने पर यह क्या होता है? फैल जाता है। उसके बाद देखिए दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर यह सिकुड़ती है, इसीलिए दो पटरियों के बीच जो है मध्य में एक छोटा सा स्थान को छोड़ा जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अंदर या आधा सतह पर जो है जल का तापमान कितना रहता है? तो वह 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है।
इसीलिए मछली जो है जिंदा रहती है। शीतकाल में जब झील के ऊपर सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा जो है किस कारण से होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिसमें या जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे की पानी रहता है, यानी ऊपरी सतह से जो नीचे क्या रहता है? पानी रहता है। ऊष्मा के संचारण की इस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान में स्वयं नहीं जाते हैं, तो यह जो हो जाएगा चालन विधि के कारण। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतर निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो यह जो होता है संवहन विधि के द्वारा। केतली में पानी गर्म होता है, कह रहा है केतली में पानी जो है गर्म होता है, तो संवहन के कारण ऐसा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचारण माध्यम से आती है? तो वह आता है किस माध्यम से? तो वह हो जाएगा विकिरण माध्यम से आता है। ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो कह रहा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो है किस माध्यम के लिए आवश्यक नहीं है? तो वह हो जाएगा विकिरण। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा, तो वह हो जाएगा चांदी। या विद्युत का भी पूछेगा तो वह हो जाएगा चांदी। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है? तो वह हो जाएगा अधिक। बोलोमीटर एक यंत्र है, मापा जाता है, तो बोलोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? तो वह मापा जाता है ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण को। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए एक टेबल पंखे को कह रहा है कि एक टेबल फैन को बंद कमरे में चलाने पर कमरे का हवा क्या होगा? तो कह रहा है कि एक टेबल फैन पंखा है, तो वह कमरे में यानी बंद कमरे में चलाने पर कमरे का हवा क्या हो जाएगा? तो कमरे का हवा गर्म हो जाएगी। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या हो जाएगी? तो ताप चालकता कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाएगा समुद्र का जल, और विद्युत का भी माना जाएगा समुद्र का जल। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण जो है क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा संवहन। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाएगा, तो वह माना जाएगा पारा को। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सोलर कुकर को जो है गर्म करता है, अवरक्त किरणें करता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, यानी इस तरह की शीतकाल में जो है कपड़े हमें गर्म रखता है। किस कारण से? तो शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, यानी कपड़े क्या करता है कि शरीर की ऊष्मा जो रहता है उसे बाहर जाने नहीं देता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन इनमें से कौन सा सबसे उचित माना जाता है? तो धूप से बचने के लिए धूप का छाता जो रहता है कैसा होना चाहिए? तो धूप का छाता जो है या ऊपर काला होना चाहिए और नीचे सफ़ेद होना चाहिए। धूप से बचने के लिए छाते का रंग, लेकिन ये नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा जो है सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसी कारण जो है सुबह का सूरज गर्म नहीं होता है, लेकिन दोपहर का सूरज अधिक गर्म होता है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो ग्रीष्म काल में जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए हमें कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो सफ़ेद वस्त्र का ताप कम अवशोषण करता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म कम होता है। करा कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है, क्यों वे क्या होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा ताप के अच्छे रोधक होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो ज्वालक जो है पैदा होगा वह भाप के द्वारा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषण है, यह नियम किसका है? तो अच्छा उत्सर्जक जो है अच्छा अवशोषक है, यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम किरचॉफ का नियम है। किसी कृष्णाकेकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम जो है किसका है? तो यह नियम स्टेफिन का नियम है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम जो है किसने दिया था? तो यह नियम न्यूटन का शीतलम नियम है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक जो हैं डेवार हैं। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? तो चमकदार आंतरिक दीवारें बाह्य आवरण की दोहरी दीवारों ऊष्मा का निचले या प्रविष्ट होने से रोकती है, या निकलने या प्रविष्ट होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई किया जाता है? तो वह किया जाता है विकिरण का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम या सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें हो जाएगा? तो वह हो जाएगा जल में। मोटर गाड़ी के रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, तो पानी का व्यवहार जो किया जाता है वह किया जाता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है।
निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो निम्न तापी इंजनों का प्रयोग या अनुप्रयोग होता है किसके लिए, तो वह किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो वह किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। जब किसी ताप को कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है गलनांक कहा जाता है। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर बाष्प में बदल जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्वथनांक कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह घट जाएगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, तो वह हो जाएगा निम्न हो जाता है। द्रव से बाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, यानी कि कोई वस्तु जो है द्रव में है उसे बाष्प में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है बाष्पन कहा जाता है। ठोस से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, यानी कोई वस्तु ठोस में है उसे द्रव में परिवर्तन किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है गलन कहा जाता है। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, तो दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक घटता है। पानी कब उबलता है, तो पानी जो है कब उबलता है, तो जल की स्थीय बाष्प दाब जो है वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है तो पानी उबल जाता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जिसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं वह क्या है, तो ट्रिपल पॉइंट क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 273 डिग्री 0.16 केल्विन पर हो जाता है, यानी कि 273 डिग्री 0.16 केल्विन पर होता है। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा, तो किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसके ताप पर क्या होगा, वह घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो बर्फ, पानी और वाष्प जो संतुलन बनाए रखता है उसे जो है त्रिक बिंदु कहा जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो माउंट एवरेस्ट पर जो है सबसे अधिक समय लगेगा। जल का क्वथनांक क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, तो वह होता है सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद देखिए, या फिर हो जाएगा जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ कि जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करेगा कि वह कितना डिग्री पर खौलेगा। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, तो ऊंची पहाड़ियों पर जो है हिमपात होता है, उसका कारण है कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल बाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, ऐसा क्यों, तो ऐसा जो है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऐसा होता है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, ऐसा क्यों, तो तेज हवा वाली रात में जो है बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसी कारण ओस नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे ऊर्ध्वापातन विधि कहा जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाता है, ऐसा किस कारण से, तो ऐसा जो है होता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण वह दोनों आपस में चिपक जाता है। बर्फ पर जो है स्टेकिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से या दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से तापमान पर उबलने लगता है, तो करा कि पहाड़ों पर जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, तो पानी जो उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है, तो उसे जो कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा जो होता है वह 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ का या बाष्प का गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो बाष्प का जो है गुप्त ऊष्मा होता है 336 किलो प्रति ग्राम। उसके बाद देखिए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल के, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है भाप में जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ऊष्मीय गति के नियम प्रथम नियम से संरक्षित है, तो ऊष्मीय गति का प्रथम नियम से संबंधित क्या हो जाएगा, तो उसका नियम से हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। तो क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। चौथा टॉपिक है मात्रक। तो पहला है क्वेश्चन की कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। पार्सेक के इकाई है, तो पार्सेक इकाई है दूरी की। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है, यह ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसका इकाई है, तो क्यूरी जो हो जाएगा वह हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। कैंडिला का मात्रक किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का।
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पदवी कब लागू किया गया था? तो मात्रकों की जो है अंतर्राष्ट्रीय पदवी लागू किया गया था 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को जो है यह कैलोरी में मापा जाता है। विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा का इकाई हो जाएगा एम्पियर। एसआई पदवी में लेंस की शक्ति को मापा जाता है, तो लेंस की शक्ति को मापेंगे डायोप्टर में। किस में मापेंगे? तो डायोप्टर में मापा जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल जो है यह किसके लिए? तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। एम्पियर, एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर मापने की इकाई क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा विद्युत धारा। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? तो यंग प्रत्यवस्था का गुणांक का एसआई मात्रक हो जाएगा, वह हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता है? तो वह हो जाएगा बल और दाब का। उष्मा, उष्मा का संवहन गुणांक का बीमा क्या होता है? तो उष्मा का हो जाएगा MLT इनवर्स -3 थीटा -1। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? तो कौन सा जो है वेक्टर मात्रक है? तो वह है बल। कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें से है, कौन सा नहीं है? तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, जबकि संवेग, कोणीय वेग और वेग यह सदिश राशि है। कौन सा जो है अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें कौन हो जाएगा? ऊर्जा, जबकि संवेग, बल, आघूर्ण ये सब क्या है? तो ये सब सदिश राशि है। कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें कौन हो जाएगा? संवेग। कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि जो है इसमें कौन नहीं है? तो वह हो जाएगा आयतन। सदिश राशि है, पूछेगा कि सदिश राशि इसमें से है, तो वेग एक सदिश राशि है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र इसमें से कौन सा है? तो A बराबर V - U बटा T हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो वह किया जाता है द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं क्या होता है? तो वह होता है समान त्वरण से होता है। यानी करा कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का स्थिति क्या होता है? तो समान त्वरण उसमें होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त क्या हो जाएगा? तो दोलन का आवर्त जो है कम जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो उसके यानी कि दोनों सही रहेगा, यानी कि संवेग दुगना हो जाएगा और गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? तो वह हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है। यानी द्रव्यमान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है और भार में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह जो है न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो वह हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का तृतीय नियम है। जल में तैरना जो है न्यूटन के किस गति का नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है यह तृतीय नियम यानी न्यूटन के तृतीय गति का नियम संबंधित है। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं काम करेगा। यह कथन किसका था? तो यह जो है न्यूटन का था। न्यूटन का पहला नियम में कहा जाता है कि कोई पिंड जो है तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न दिया जाए। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो वह हो जाएगा सभी कथन जो सत्य है, यानी प्रथम नियम में या प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होता है, सही बात है। द्वितीय नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जबकि तृतीय नियम से जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। तो ये तीनों सही है। उसके बाद देखिए किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, करा कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो वह जो है पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण ऐसा संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों? कि यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपर का भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में बना रहता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण की प्रणाली पर काम करता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ में पीछे की ओर पकड़ता है या खींचकर पकड़ता है? तो वह करता है बॉल विराम अवस्था की स्थिति में आ सकती है। उसके बाद है कि बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल होता है? बल जो है निम्नलिखित में से किसका गुणनफल होता है? तो वह था द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है, तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है, तो वह क्या हो जाएगा? भार घट जाता है
तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह बढ़ेगा। जी का मान क्या है कि ध्रुवों पर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अधिक होगा और भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। शरीर का वजन जो है कहाँ पर क्या होगा, तो वह जगह ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर कम होगा, लेकिन पृथ्वी के केंद्र में चला जाएंगे तो वहाँ पर मान 0 हो जाएगा। एक अधिकांश यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। क्यों, तो अधिक छलांग क्यों लगा सकता है, तो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अलप्य है, यानी कि कम है, बहुत कम है। पहाड़ी पर चढ़ा एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों, तो पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों, तो वह होता है अस्तित्व बढ़ाने के लिए। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडे पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों, तो पानी जो है, पानी जमने के बाद क्या होता है, तो पानी जमने के बाद जो है उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने से टूट जाती है, तो यह इस कारण क्या होता है, तो इसका जो है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण जो है बोतल टूट जाती है। एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रहा है, जब पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्फ का पिघल यानी बीकर में पानी का तल क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, तो उतना ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो पानी कह रहा है कि पानी जमने पर फैल जाता है, पानी जमने पर क्या होता है, फैल जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो क्योंकि वहाँ घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। कह रहा है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जब जाता है तो जहाज का स्तर क्या होता है, तो जहाज जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यानी थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा। लोहे की कील पारे में तैरती है, सही बात है कि लोहे की कील जो है पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाता है, ऐसा किस कारण से होता है, तो ऐसा जो है लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से क्या होता है, कम होता है। यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाता है तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला दिया जाए तो अंडा डाला जाता है तो वह क्या होता है, तो अंडा जो है ऊपर उठ जाएगा, यानी कि तैरने लगेगा, तो अंडा पानी पर तैरने लगेगा। उसके बाद देखिए पानी, कह रहा है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों, तो बर्फ जो है पानी में तैरता है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, तो पानी यानी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। बर्फ जो है पानी से हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से भारी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों, स्टील की गोली जो है पारे में तैरती है, ऐसा किस कारण से होता है, ऐसा जो है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, तो हवाई जहाज में जो है फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाता है तो ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आने के कारण। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा, तो जी का मान जो है 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगह कह रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है, तो वह जो है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसी कारण जो है ऊंचाई पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पकता है, इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में, कह रहा है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है, तो वह करता है आंधी तूफान, यानी तूफान आने का संकेत करता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों, कह रहा है कि उड़ान भरने से पहले जो है हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि कार्यकारी वायु दाब बढ़ने के लिए ऐसा किया जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़, कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा जो है वायु दाब घट जाने के कारण ऐसा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है तो वह होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा रहती है, तो चाबी भरी घड़ी में जो है ऊर्जा रहता है वह रहता है स्थितिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस में गति ऊर्जा नहीं है, तो गति ऊर्जा जो है इसमें से किस में नहीं है, तो खींचा हुआ धनुष में है स्थितिक ऊर्जा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। साड़ी, कह रहा है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊंचाई या अधिक ऊर्जा खत्म होता है, कह रहा है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती है, ऐसा क्यों, तो क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, यानी कि व्यक्ति जो है गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसी कारण जो है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खत्म होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसे विनाश किया जाता है, तो वह द्रव्यमानांक संरक्षण नियम यह बोला था। उसके बाद है कि जब दूध को
बिलोया जाता है, जब दूध को जो है बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। इसका कारण क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्रसारी बल के कारण। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला जो है मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि वह झुकता है कि ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह गिरने से बच जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल अत्यधिक कार्य करता है? तो वह हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। कह रहा है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। वाशिंग मशीन का कार्य है, तो वाशिंग मशीन का कार्य क्या होता है? तो वह भी होता है अपकेंद्रीय बल। सरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार का उत्तोलक संबंधित है? तो सरौता या चिमटा जो है यह हो जाएगा द्वितीय तथा तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अगर पिलास पूछेगा तो वह हो जाएगा प्राथमिक उत्तोलक। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है, तो पृथ्वी तल का पलायन वेग का मान होता है वह हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वह होता है 24 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? तो वह जो है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, यानी कि वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उसके बाद है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें जो है इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? उसको जो है कब भार अपना अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। उसके बाद है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट क्या होती है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित के साथ नीचे जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह के लिए जो है तो वह है 36,000 किलोमीटर, यानी कि भू स्थिर उपग्रह के लिए ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर। कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चलाता है? तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वह हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। लोलक या आवर्तकाल निर्भर करता है, तो उसके किस पर निर्भर करता है? तो वह हो जाएगा लंबाई के ऊपर। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो वह लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें कोई दोलन में लगा, यानी जिसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो लोलक की झूलने का समय जो है दुगना हो जाता है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसकी गति ऊर्जा जो है p²/2m हो जाएगा। हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का नियम जो है यह प्रत्यास्था से संबंधित है। तो आज हम टोटल फिजिक्स को कवर किए हैं, जिसमें 4 चैप्टर आपको कवर कराए हैं। इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइएगा और वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला वीडियो जो है केमिस्ट्री का चाहिए या नहीं। और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।